जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जो मोस्ट रेनाउंड आर्किटेक्चर्स हैं या पैटर्न्स हैं वो क्या हैं। आप रेस्ट बेस्ड एपीआईज़ यूज़ कर लें या जीआरपीसी बेस्ड एपीआईज़ यूज़ कर लें। टिपिकली आपको एपीआईज़ वगैरह यूज़ करनी होती हैं और उसमें एपीआईज़ में क्या होता है, एक सर्वर्स होते हैं जो कि एक्सपोज कर रहे होते हैं एपीआई और कंज्यूमर होते हैं क्लाइंट्स जो कि कंज्यूम कर रहे होते हैं एपीआई। तो जब भी आप सर्वर में चेंजेस कर रहे होते हो इसका मतलब ये है कि सर्वर हमेशा नया होगा, ठीक है ना, हमेशा अहेड होगा और क्लाइंट्स आउट जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको अपडेट होना पड़ेगा जब भी आप नया सर्वर आएगा, ठीक है, जब भी नया वर्जन रिलीज़ होगा। ऐसा ही है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है जब भी हम प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम इस तरह रोल आउट होना चाहिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्लोलेसली काम करे, स्टेबल हो, बैकवर्ड compatibility इंश्योर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये बात शायद आपको रेस्ट बेस्ड एपीआई में बहुत ही ऑब्वियस लगे क्योंकि उसमें आप इजी अंडरस्टैंड होता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था जिसने मुझे बड़ा हैरान किया और जब मैं जीआरपीसी प्रोटोकॉल में काम कर रहा था कि रेस्ट बेस्ड एपीआईज़ में नॉर्मली क्या होता है कि जब आप फील्ड को रीनेम करते हैं ना वो ब्रेकिंग चेंज होता है, लेकिन जीआरपीसी में ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ये एक चेंज था जो मैं बहुत ही इम्प्रेसिव था और मुझे बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा क्यों, ठीक है। दूसरी एक और एग्जांपल थी, वो ये थी कि ऑप्शनल फील्ड, जैसे एक फील्ड थी जो हमारे सिस्टम में मैंडेटरी थी और मुझे उसको ऑप्शनल बनाना था और वो भी बैकवर्ड compatible है या नहीं वो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं सीख रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें। तो ये तो एग्ज़ाम्पल्स मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने न्यू कॉन्सेप्ट्स सीखे और लर्न किए और मैं चाहूँगा कि वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। तो हम एक एक करके इनको देखेंगे डिटेल में और फिर मैं आपको कोड भी शेयर करूँगा और फिर हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इस टॉपिक में जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। वो है इनकोडर्स और डिकोडर्स का मेंटल मॉडल। ये क्या होता है? इनकोडर्स मतलब आपका ऑब्जेक्ट है, वो बाइट्स में ट्रांसफ़र हुआ और फिर वो नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करेगा या वायर में जाएगा, ठीक है, ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र करेगा। डिकोडर्स मीन्स बाइट्स हैं, उनको आप रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यूज़र क्लास हो गई, आपकी कोई भी मॉडल क्लास हो गई, स्टूडेंट क्लास, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हमारे लिए रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि सर्वर्स जो है ना वो करते हैं इनकोड रिस्पॉन्सेस और डिकोड करते हैं रिक्वेस्ट। क्लाइंट्स इनकोड करते हैं रिक्वेस्ट और डिकोड करते हैं रिस्पॉन्सेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड दोनों काम कर रही होती हैं लेकिन डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही वो दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बैकवर्ड compatibility के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। जीआरपीसी के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। और इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर की थी वही मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे कि ये क्यों बैकवर्ड compatibility के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो चलें हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है रीनेमिंग अ फील्ड। जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये ब्रेकिंग चेंज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप रेस्ट बेस्ड एपीआई की बात करते हैं ना उसमें जो फील्ड नेम्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एपीआई का, लेकिन जो प्रोटोबफ है ना या जीआरपीसी बेस्ड जो डेटा फॉर्मेट है वो उसमें फील्ड नंबर्स जो हैं वो एपीआई का कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए ये ब्रेकिंग चेंज नहीं होती। और वायर में जो है वो नंबर्स जा रहे होते हैं ना कि नेम्स। इसी वजह से जब हम इनकोडर्स और डिकोडर्स की बात कर रहे होते हैं, जब हम कहीं पर भी ये आया पेलोड में आपने चेंज किया है, रीनेम किया है या रेस्पॉन्स में रीनेम किया है, इट डज़ंट मैटर क्योंकि जो
फील्ड नंबर है वो अभी भी सेम है, तो बाइनरी लेवल पे ना इनकोडर में फ़र्क आया ना डिकोडर में फ़र्क आया। आप बात समझ रहे हैं? इसीलिए ये बैकवर्ड कॉम्पैटिबल है और बिल्कुल सेफ़ है। ऑसम। तो यहाँ तक क्लियर है हमारी बात। अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल पे, जो कि है ऑप्शनल फील्ड्स। क्या ये बैकवर्ड कॉम्पैटिबल है या नहीं, इसमें हम थोड़ी देर में जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ जिन लोगों को प्रोटोबफ का इतना आइडिया नहीं है। प्रोटोबफ में क्या होता है कि अगर आप मॉडल को कोई वैल्यू असाइन ना करें ना, लेट्स इमेजिन आपकी यूज़र की क्लास है और उसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी और नेम, और आपने अगर आईडी सिर्फ असाइन किया और नेम असाइन नहीं किया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू अज्यूम कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक आप समझ लें कंडीशनल है, या ये बात कंप्लीटली सही नहीं है, ये थोड़ी देर में आऊँगा उस पर। डिपेंड करता है कौन सी टाइप आपने ली है। अगर आपने न्यूमेरिक ली है वो 0, अगर स्ट्रिंग ली है तो एम्प्टी स्ट्रिंग। लेकिन हम लोग के केस में रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें, ऐसा नहीं है कि हर फील्ड ही मैंडेटरी होती है। हमें ऐसी भी फील्ड्स होती हैं जो कि ऑप्शनल होती हैं और जो हमें देखना पड़ता है कि आया वो नीडेड है या नहीं। कस्टमर हो सकता है उन वैल्यूज़ को या उन इनपुट को प्रोवाइड ना करे, और उनका ना होना डेटाबेस का मतलब है कि कस्टमर नहीं मतलब ये बहुत इजी बात है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शनल फील्ड्स भी हमारे लिए होती हैं जो कि मॉडल करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ सीन था कि मैं नहीं चाह रहा कि जो हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड थी उसको मुझे ऑप्शनल बनाना था। तो ये केस क्या था कि रेस्पॉन्स में एक फील्ड है जिसको मुझे ऑप्शनल बनाना था, और पहले वो इस तरह कुछ दिखती थी, फिर मुझे मॉडिफाई करना था कुछ इस तरह। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि GRPC की अगर मॉडल क्लास की बात करें, तो अगर आप कोई भी फील्ड स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कोई वैल्यू अज्यूम कर लेगा डिपेंडिंग ऑन टाइप। वो इस केस में अगर आपने ऑप्शनल यहाँ पे यूज़ करा है तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा। ये अब बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए मैंने उस वक्त बोला कि ये थोड़ी सी मिसलीडिंग है। ठीक है, तो अब क्या ये ब्रेकिंग चेंज है, क्या ये बैकवर्ड कॉम्पैटिबल है या क्या, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी इनकोडर्स डिकोडर्स मॉडल मेंटल मॉडल की। चूँकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, तो हम उसी हिसाब से वो बातें करेंगे। सर्वर के लिए जब हम मॉडिफाई करेंगे तो ये जो वर्जन है प्रोटोबफ का वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रोटोबफ की फ़ाइल में चेंजेस की। अब ये नए तरीके से इनकोड करेगा रिस्पॉन्स को और वायर में भेजेगा, लेकिन क्लाइंट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इमेजिन क्लाइंट में भी कस्टमर यूज़ कर रहा है आपकी APIs, में भी आपकी अपनी माइक्रो सर्विसेज APIs यूज़ कर रही हैं, तो आप बाद में अपडेट करेंगे जब आप रोल आउट कर लेंगे सर्वर को, राइट। तो क्लाइंट के पास अभी भी पुरानी प्रोटोफाइल है और वो पुराने तरीके से डिकोड कर रहा है। तो अब सवाल है, क्या 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 ये बैकवर्ड कॉम्पैटिबल है? यहाँ पे जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे मैंने इनकोडर और डिकोडर की स्पेसिफिकली सर्वर क्लाइंट से क्यों बात की, क्योंकि मेरा मेन फोकस रिस्पॉन्स मॉडल पे है और वही मॉडिफाई हुआ है। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने ये बात की थी मेंटल मॉडल की, तो इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सर्वर सेट नहीं, चूँकि अब सर्वर नया है, क्लाइंट पुराना है। सर्वर सेट कर रहा है 42, क्लाइंट को 42 वैल्यू ही दिख रही है, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही। सर्वर ने सेट की 0, क्लाइंट को 0 दिख रही है, ज़बरदस्त। सर्वर के पास कैपेबिलिटी है कि वो ऑप्शनल वैल्यू सेट कर सकता है, विच मीन्स वो कुछ भी सेट नहीं कर रहा, वो बोल रहा है अभी कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन चूँकि क्लाइंट ओल्ड डिकोडर यूज़ कर रहा है, तो वो उसको नहीं पता ऑप्शनल फील्ड का, वो उसको क्या अज्यूम करेगा डिपेंडिंग ऑन, जैसे हमारे केस में हमने न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऑप्शनल बनाया है तो वो 0 दिखेगा। यहाँ पे एक सवाल ये है, क्या ये ब्रेकिंग चेंज है, क्या ये कॉम्पैटिबल है बैकवर्ड? डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे ये वायरिंग कॉम्पैटिबिलिटी तो है, लेकिन एप्लीकेशन की सेमेंटिक चेंज हो सकती है। जिस यूज़ केस में मैंने काम किया था उस केस में बैकवर्ड कॉम्पैटिबल था, क्योंकि ओल्ड वर्जन भी जो है क्लाइंट वो 0 ही अज्यूम कर रहा था उस केस में भी, और जब नया सर्वर वर्जन रिलीज़ हुआ या रोल आउट हुआ
उसके हिसाब से भी यही बिहेवियर था, तो हमारा ये बिहेवियर बिल्कुल सेट था, तो मेरे लिए ये ब्रेकिंग चेंज नहीं था, ठीक है, बैकवर्ड कॉम्पैटिबल था। तो अब हम कोड के थ्रू इस पूरे जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसको देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं कि मैंने बहुत ही सिंपल सा एक डेमो प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें कंज्यूमर है जो कि क्लाइंट है, प्रोड्यूसर है जो कि सर्वर है, और इन दोनों में प्रोटोबफ शेयर्ड है, और एक सिंपल एप्लीकेशन है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ऐप। ये कुछ खास काम नहीं कर रही हैं, हाई लेवल पे क्या कर रही हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दोनों जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हैं उन दोनों की प्रोटोबफ बिल्कुल सेम है। अगर आप देखें इंट यूज़र अंडरस्कोर आई डी 1 और नेम 2, यहाँ पे क्या है यूज़र अंडरस्कोर आई डी 2 और नेम 2, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो अब हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऐप को देख लेते हैं थोड़ी देर में। प्रोड्यूसर ऐप क्या कर रही है, प्रोड्यूसर ऐप सिंपल सी एक मॉडल क्लास यानी डेटा क्रिएट कर रही है, और डेटा को हमारा बाइट्स में, चूँकि हमें वायर में भेजना है तो हमने बाइट में क्रिएट किया, और इसने अभी सिमुलेशन हो रही है, विच मीन्स मैं कोई ख़ास नेटवर्क लेटेंसी क्रिएट नहीं कर रहा, नेटवर्क के थ्रू पैकेट सेंड नहीं कर रहा, मैं इस बिहेवियर को सिमुलेट कर रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ अपने लोकली मैंने इसको बाइनरी को स्टोर कर दिया है, और कंज्यूमर के थ्रू मैं इसी फाइल को रीड करूँगा और मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा मॉडल क्लास में, डीसीरियलाइज करूँगा और मैं प्रिंट कर दूंगा वैल्यूज़, जस्ट टू मेक श्योर कि क्या जो वैल्यूज़ जो हमारे यहाँ पे रिसीव हो रही हैं प्रोड्यूसर ऐप में वो यही है 42 और फू बार, ठीक है। ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं कंज्यूमर की प्रोटोबफ फाइल को बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा इस पूरे एग्ज़ाम्पल में, इस पूरे डेमो में। कहाँ मैं टच करूँगा या किसको मॉडिफाई करूँगा, सिर्फ प्रोड्यूसर की प्रोटोबफ को, ओके। तो वन बाय वन हम एग्जांपल्स रन करके देख लेते हैं। तो मैंने कोड कंपाइल कर लिया है, मैं इसको रन कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर ने फाइल जनरेट की, कंज्यूमर को रन करते हैं, देखते हैं क्या है। उसने बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंज्यूमर ऐप है उसने 42 और फू बार प्रिंट कर दिया। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका था कि अगर हम कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते ना तो वो उसकी एम्प्टी वैल्यू लेता है, ठीक है ना। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर आप इस यूज़र क्लास को देख रहे हैं ना, तो इस यूज़र क्लास के अंदर यहाँ पे यूज़र आईडी है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0 और नेम है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब हम दोबारा प्रोड्यूसर पे जा रहे हैं, और अगर मैं अभी यहाँ से इसको हटा दूँ नेम, ठीक है, तो फिर ये एम्प्टी वैल्यू लेगा, सही है। यानी जब मैं प्रिंट करूँगा कंज्यूमर में तो वो उसको कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। हम ये भी देख लेते हैं। इसके लिए मुझे दोबारा कोड कंपाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें मैंने प्रोड्यूसर को रन किया और यहाँ पे कंज्यूमर को रन किया, देखा यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। ये यूज़ केस मैंने आपको अभी क्यों शेयर किया है, ऑप्शनल वैल्यू समझाने के लिए, लेकिन अभी इसको माइंड में रखें। तो एक एक करके हम सारे आउटकम देखेंगे और फिर देख लेंगे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीनेमिंग की। मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी को सिर्फ आईडी दे दिया क्योंकि ये मैसेज या मॉडल क्लास ऑलरेडी यूज़र है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी रिडंडेंट सफिक्स मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने खाली आईडी और नेम दे दिया। इस तरह मैं यूज़र अंडरस्कोर नेम भी बोल सकता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। मैं क्लीन करना चाह रहा हूँ इस नेमिंग कन्वेंशन को। इम्पॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पे नेम चेंज किया है लेकिन फील्ड नंबर वही रखा है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है एपीआई का, पास समझ में आ रही है। और ये हमारी प्रोड्यूसर प्रोटोबफ में मैंने चेंज किया है। तो जब मैं प्रोड्यूसर में चेंज करूँगा तो प्रोड्यूसर ऐप में यहाँ पे यूज़र आईडी के बजाय यहाँ पे आईडी आ जाएगा। अभी ये कंप्लेन करेगा और यहाँ पे हम रखेंगे फू बार, सही है। जैसे ही मैं कंपाइल करूँगा ये कंपाइल यहाँ पे जो ये एरर आ रहा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम देख लेते हैं। ये देखें यहाँ से जब मैंने कंपाइल कर लिया तो यहाँ पे ये बिल्कुल अब सक्सेसफुली कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रहा। और सॉरी, कंपाइल कर लिया मैंने, जब बिल्ड कर दिया वगैरह कंपाइल कर लिया तो ये बिल्कुल एरर वगैरह सब चले गए।
ज़बरदस्त। अब हम इस ऐप को रन कर लेते हैं और लॉजिकली क्या होना चाहिए, कंज्यूमर बिल्कुल एज इट इज़ चलना चाहिए विदाउट एनी ब्रेकिंग चेंज। ओके, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रोड्यूसर को रन किया, अब मैं कंज्यूमर को रन करूँगा। देखो बिल्कुल सही, वही आउटकम है जो पहले था, नो ब्रेकिंग चेंज। ज़बरदस्त। अब हम करते हैं ऑप्शनल फील्ड से खेलते हैं, तो ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम अब ऑप्शनल फील्ड करने जा रहे हैं अगेन प्रोड्यूसर में, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा ऑप्शनल, ठीक है। और चूँकि मैंने यहाँ पे चेंज किया है तो लॉजिकली जो मेरी प्रोड्यूसर ऐप है उसमें अगेन यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड मुझे करनी पड़ेगी। यहाँ पे अभी अगेन दोबारा ये कंपाइलेशन एरर देगा, लेकिन जैसे ही मैं बिल्ड कर लूँगा, कंपाइल कर लूँगा, ये मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले प्रोड्यूसर रन किया, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ऑप्शन है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैंने प्रोड्यूसर को रन किया, ओके ज़बरदस्त। अब मैं कंज्यूमर को रन कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, कंज्यूमर में प्रोड्यूसर में कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करूँगा और फिर दोबारा एग्जांपल रन करूँगा, तो आउटकम इस तरह का आएगा। सही है, ये भी हम देख लेते हैं। तो अब मैंने आपके सामने यहाँ पे नेम नन कर दिया है, ठीक है। और अब मैं इसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा, अगेन रन करूँगा, एंड देन वी विल सी आउटपुट। तो अब मैंने प्रोड्यूसर को रन किया एंड देन कंज्यूमर को, एग्जैक्टली वही आउटकम है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, क्या ये ब्रेकिंग चेंज है? तो मेरे हिसाब से ये ब्रेकिंग चेंज नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पे जब हमारी ऐप ऑप्शनल फील्ड सपोर्ट नहीं कर रही थी और हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तब भी वो वैसे ही बिहेव कर रही थी। तो इस हवाले से यहाँ पे ये बैकवर्ड कॉम्पैटिबल है और कोई ब्रेकिंग चेंज नहीं है। लेकिन अभी मुझे मोस्टली जो मेरे जहन में ये मैं ये गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे यहाँ तक समझ में आ रही है कि ये जो पूरा सेटअप है ऑप्शनल फील्ड को, ये मोस्टली बैकवर्ड कॉम्पैटिबल होता है। लेकिन जब भी आप इस तरह की कोई चेंज रोल आउट करें तो आप अपने एप्लीकेशन कोड को देख सकते हैं और इनकोडर डिकोडर के कॉन्सेप्ट को माइंड में रख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आया ये बैकवर्ड कॉम्पैटिबल है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक जो हमने केसेस देखे हैं उस केस में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बैकवर्ड कॉम्पैटिबल ही होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं रूल्स की, रूल ऑफ थम्स। सबसे पहले आपको फील्ड नंबर कभी भी चेंज नहीं करने हैं। अगर आपने उससे खेला और कुछ चेंजेस कर दी, ये तो बहुत ही प्रॉब्लम है। रीनेम आप आराम से कर सकते हैं, वो बैकवर्ड कॉम्पैटिबल होता है एज लॉन्ग एज आप फील्ड नंबर को चेंज नहीं कर रहे। थर्ड पॉइंट, आप जब भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको जहन में इनकोडर्स और डिकोडर्स ज़रूर रखने हैं, और इम्पॉर्टेंट आप कहाँ किस लेयर पे चेंज कर रहे हैं, इधर पेलोड में या रिस्पॉन्स में। उस हिसाब से आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या, अगर मैं आपको टेक अवे बोलूँ तो कंपैटिबिलिटी मैजिक नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका कोड बिहेव कैसे करता है। अगर आपको ये कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपको पता है कि अंडर द हुड ये सारे चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं, तो ये चीज़ बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा डिसाइड करना कि आया ये बैकवर्ड कॉम्पैटिबल है या नहीं। आप चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हैं या बहुत सारे एआई एजेंट्स को भी पूछ सकते हैं, लेकिन असल बात ये होती है कि उनको पूछने के बाद वो भी मिस्टेक्स कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन सिस्टम में आप सिर्फ उनको पूछ के रिलाई नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है, ये प्रूव करना है कि आया जो मैं बात कर रहा हूँ या जो भी बात कह रहा है वो वाकई 100% सही है भी या नहीं, ठीक है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कोड या कुछ टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन प्रूव कि या हाँ ये बैकवर्ड कॉम्पैटिबल है। और ऐसा ही कुछ मैंने किया था। तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग या समझ में आई होगी। अगर
आपके पास फिर भी कोई ओपन क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर. बाय.